जाती हैं तो कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, बाहर से कैल्शियम अंदर आने लग जाता है। वो कैल्शियम अंदर आता है तो अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कॉजेज द डॉकिंग ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल ऑनटू द मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन से इन साइनेप्टिक वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस करवा देता है। जब ये एक्सोसाइटोज हो जाती हैं तो ये कहाँ आ जाती हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आकर क्या होगा, तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर लोकल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हाई हो जाएगी। हमारे पास आगे पड़ी हुई है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स पड़े होंगे जिन पर आकर इसने बाइंड करना होगा। ठीक है, अब वो रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं या मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स दे आर लिंक टू एन आइन चैनल, दैट आइन चैनल, अच्छा अगर वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो आइन चैनल क्या होगा? केटाइन होगा, केटाइनिक चैनल होगा, यानी वो पॉजिटिव चार्जेस का इन्फ्लक्स कराएगा इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पोलराइज हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो आइन चैनल्स जो होंगे वो एनाइनिक चैनल्स होंगे। ठीक है, जो नेगेटिव चार्जेस के इन्फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और दूसरे टाइप्स ऑफ चैनल्स क्या है? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक मेटाबॉलिज्म का कैस्केड अंदर इनिशिएट कर देते हैं, और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं इन केस ऑफ दिस। और ये कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे? साइक्लिक सेकंड मैसेंजर सिस्टम फॉलो करेंगे, साइक्लिक एएमपी वाला पाथवे फॉलो करेंगे, और वो सारा पाथवे अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम विल लीड टू सेलुलर रिस्पॉन्स, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, बायोकेमिकल कैस्केड्स होंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ द साइनैप्स इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहली बात तो वो एक्शन पोटेंशियल होता नहीं है डायरेक्टली, वो होता है ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल, ग्रेडेड यानी ग्रेड, उसके ग्रेड्स बने होंगे। वो डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता। पहले एक रिसेप्टर, एक न्यूरोट्रांसमीटर आया, वो एक रिसेप्टर पर बाइंड किया, छोटा सा ग्रेडेड, छोटा सा पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, दूसरा आया, दूसरा हुआ, छोटा सा और पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। जब तक ये इकट्ठा होता होता थ्रेश होल्ड तक नहीं पहुंच जाएगा उस न्यूरॉन के जिसके बाद एक्शन पोटेंशियल फायर होगा, तब तक हम इसको ग्रेडेड पोटेंशियल कहेंगे। जब वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, इतने न्यूरोट्रांसमीटर आ गए हैं, इतने वो रिसेप्टर पर बाइंड कर गए हैं, तो हम उसको एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, ये इनहिबिटरी भी हो सकता है, ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है। तो जो वो वाला ग्रेडेड पोटेंशियल जो एक्साइटेटरी के केस में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि टुवर्ड्स डीपोलराइजेशन होगा, बिकॉज एक्साइटेटरी यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हम डीपोलराइजेशन की स्टेट पर जाते हैं ना, तो उसको हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, दैट इज अ ग्रेडेड पोटेंशियल, जो कि बिफोर एक्शन पोटेंशियल है। और जो इनहिबिटरी के केस में होगा, दैट इज इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इन दोनों में होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। मैंने इधर डिफरेंस इनका डाला था, ईपीएसपी एंड आईपीएसपी। EPSP is an electrical charge on the postsynaptic membrane which is caused by binding of excitatory neurotransmitter and makes the postsynaptic membrane generate an action potential. And IPSP is an electric charge on the postsynaptic membrane which is caused by binding of inhibitory neurotransmitter and makes the पोस्ट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एंड मेक्स द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लेस लाइकली टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। इनहिबिटरी होगा, वो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, मेम्ब्रेन को अंदर से और नेगेटिव करता जाएगा, मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड से दूर होती जाएगी और उसको एक्शन पोटेंशियल की तरफ लेकर आना मुश्किल होता जाएगा। दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये फिर उसकी एब्रीवेशन लिखी हुई है। अब कॉज क्या हो सकती है? दैट इज कॉज बाय द फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइंस एंड दैट इज कॉज बाय द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज आइन। ठीक है, और इसकी एक और वजह क्या हो सकती है? इट इज ऑल्सो कॉज बाय द आउटफ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइन, या नेगेटिव अंदर आए या पॉजिटिव बाहर चले जाएं, दोनों कॉजेज, दोनों केसेस में सेम आईपीएसपी जनरेट होगा। ठीक है, और डीपोलराइजेशन होगी इन केस ऑफ एक्साइटेटरी, और इनहिबिटरी के केस में क्योंकि हम इनहिबिटरी मोर नेगेटिव की तरफ जाते जा रहे हैं और नेगेटिव करते जा रहे हैं तो हाइपर पोलराइजेशन होती है। ठीक हो गया, देन ब्रिंग्स द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड, ये भी मैंने बता दिया है, और यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड से दूर जाते जा रहे हैं। makes the postsynaptic membrane more excited and it makes the most postsynaptic membrane less excited. उसके बाद क्या है? इट फैसिलिटेट्स द फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये फैसिलिटेट करता है, ये क्या करता है? लोअर्स द फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इट इज जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ ग्लूटामेट और एस्पार्टेट आइंस, एंड इट इज जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ, दैट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है या स्पार्टेट है तो आपके पास ईपीएसपी जनरेट हो सकता है, या कोई भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और अगर इनहिबिटरी है लाइक ग्लाइसिन और गैबा, तो वो आपका जो है वो आईपीएसपी जनरेट होगा टू कॉज इनहिबिशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन।
अब हम इसको बुक से देख लेते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर थे, हमने फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ साइनैप्स भी डिस्कस कर ली, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, उसको हम टर्मिनल नॉब्स भी कह सकते हैं, बूटॉन्स भी कह सकते हैं, एंड फीट और साइनेप्टिक नॉब्स भी कह सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ये वही पार्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, न्यूरॉन के, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अभी सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, कैसे ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ये मैंने आपको सारा बता दिया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ट्रांसमीटर एक्शंस ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अच्छा इसमें रिसेप्टर प्रोटीन का फंक्शन आता है। रिसेप्टर प्रोटीन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बाइंडिंग कंपोनेंट है और एक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के केस में इंट्रासेलुलर कंपोनेंट आइन चैनल होगा, और मेटाबोट्रोपिक के केस में वो कोई भी रिसेप्टर लिंक्ड प्रोटीन हो सकती है, जैसे यहाँ पर जी प्रोटीन होगी, जो कि जी प्रोटीन का साइक्लिक एएमपी वाला कैस्केड कंटिन्यू कर देगी, एडिनोलिल साइक्लेज से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो ये भी बता दिया कि आइन चैनल्स होंगे और दूसरे वाले में सेकंड मैसेंजर सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद आइन चैनल्स वाले में दो तरह के आइन चैनल्स हो सकते हैं, कैटाइनिक आइन चैनल्स हो सकते हैं और एनाइनिक चैनल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास मेटाबोट्रोपिक, लेट्स सपोज हमारे पास मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर पर बाइंड होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर आया है, वो कैसे कैस्केड को इनिशिएट करेगा, ये वही सारा पाते हैं जो हम सेकंड मैसेंजर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप मेरी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं साइक्लिक एएमपी पूरा डिटेल से बता चुकी हूँ। ब्रीफली बताऊं तो जी प्रोटीन लिंक्ड होती है एक रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, जब आकर हार्मोन बाइंड करता है जी प्रोटीन एक्टिव होती है, वो एडिनोलिल साइक्लेज को एक्टिव करती है। एडिनोलिल साइक्लेज क्या करता है, इस साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ये देखें, ये आइनोट्रोपिक वाला है, ठीक है। अब ये जी प्रोटीन क्या करती है, ये एंजाइम को एक्टिवेट करती है। एंजाइम क्या है, एडिनोलिल साइक्लेज, वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, या वो ग्वानिलिल साइक्लेज भी हो सकता है जो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारे पास इंट्रासेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। ये जी प्रोटीन डायरेक्टली भी ये रिस्पांस प्रोड्यूस कर सकती है, और सेकेंडली ये जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है ये हमारे पास आइन चैनल्स को भी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। और वो आइन चैनल कौन से होंगे, ये डिपेंड करेगा ट्रांसमीटर के सब्सटेंस। यही सारी डिटेल्स इस पूरे पेज के अंदर लिखी हुई हैं। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसके अंदर भी ये स्टेप्स बाय द नंबर्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले स्पेसिफिक आइन चैनल्स ओपन हुए हैं, फिर उसके बाद साइक्लिक जीएमपी या साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन हुई है, उसके बाद वन और मोर इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एक्टिवेट हुए हैं। एज यू नो कि साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोटीन काइनेज की फॉस्फोराइलेशन करवाता है। उसके बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन हुई है, एंड देन जो हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। वो रिस्पॉन्स इन केस ऑफ नर्व फाइबर वो रिस्पॉन्स क्या होगा, आइदर द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द आइनिक चैनल्स, अगर एक्साइटेटरी है तो कैटाइनिक चैनल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एक एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी रिसेप्टर्स में क्या डिफरेंस है। एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो एक्साइटेशन कॉज करते हैं बाय दीज थ्री मैकेनिज्म्स। क्या करें वो हमारे पास, सबसे पहले वो क्या करेंगे, या तो वो सोडियम चैनल्स को ओपन कर देंगे ताकि अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, या सेकंड पाथवे क्या हो सकता है कि डिप्रेस कंडक्शन थ्रू क्लोराइड और पोटाशियम चैनल्स और बोथ, ठीक है। मैंने आपको इनहिबिशन में बताया था कि या तो हम नेगेटिव चैनल के इनफ्लक्स को इंक्रीज कर देते हैं, या हम पॉजिटिव के बाहर ई फ्लक्स को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो भी इनहिबिशन हो जाती है। तो अगर हमने एक्साइटेशन करानी है तो हम इन दोनों चीज़ों को डिप्रेस करेंगे। उसके बाद वेरियस चेंजेस इन द इंटरनल मेटाबॉलिज्म ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन टू एक्साइट सेल एक्टिविटी, ठीक है। यही केस हम सेकंड मैसेंजर सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है, सेल एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। एक्साइटेटरी में एक्साइटेटरी एक्टिविटी हो जाएगी और इनहिबिटरी में इनहिबिटरी। उसके बाद इनहिबिशन में विल आइदर ओपनिंग क्लोराइड चैनल्स, ठीक है, या फिर हम पॉजिटिव आइंस की कंडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, या हम रिसेप्टर के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देंगे जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हाउ द रिस्पॉन्स हैज टेकन प्लेस। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। दो मेन क्लासेस हैं हमारे पास, रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स एंड स्लोली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स। जो रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, मेनली दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिड एक्टिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और उनकी क्या क्या क्लासेस हैं वो हमारे पास यहाँ लिखी हुई हैं। देयर आर 4 क्लासेस, और ये सारे हमें पता हैं। एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट एंड अदर, ये सारे कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिलीज हो रहे होते हैं। सेकेंड हमारे पास एक और टर्म आती है जो कि न्यूरॉन से रिलीज होती है, ये हमारे पास थे न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स आते हैं, ठीक है। न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर इनका फंक्शन नहीं होता, इनका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये स्लोली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स होते हैं। जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स हैं, और ये न्यूरोपेप्टाइड स्लोली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स हैं, और इनको ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। इनमें क्या क्या आता है, जो हमारे पास न्यूरॉन से निकल रहे हैं, जैसे हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी में जा रहे होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स वो हैं, फिर पिट्यूटरी से जो निकल रहे हैं वो भी तो न्यूरॉन से ही निकल रहे हैं, सारे हार्मोन्स हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा
ये सारे जो हमारे पास न्यूरॉन से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, न्यूरोपेप्टाइड्स में आते हैं। और इनका फंक्शन ये होता है कि ये न्यूरोनल एक्टिविटी यानी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो हो रही होती है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पूरे पेज पर इन्हीं की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि रैपिडली एक्टिंग कौन कौन से हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, किसका क्या क्या फंक्शन है, यू कैन रीड दैट। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर हम इस पर आए ना, तो हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड्स की डिटेल लिखी हुई है। न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होते हैं, पूरी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, यू कैन रीड दैट। उसके बाद हमारे पास एक और बात यहाँ पर हमारे पास रह गई है कि इनकी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया, वो रिसेप्टर पर बाइंड कर गया, अब फिर क्या होगा, क्या वो हमेशा के लिए वहाँ बाइंड रहेगा? नो, वो डिटैच हो जाता है आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट्स टेम्प्ररी रिस्पॉन्स। और फिर वो डिटैच होकर क्या करता है, दो पाथवेज हैं, आइदर इफ़ इट इज़ रीअपटेकन बाय द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बाय एंडोसाइटोसिस, और आइदर वहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम होता है जो उसको डिग्रेड कर देता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स रीअपटेक हो जाते हैं इनटू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, और दोबारा से न्यूरोट्रांसमीटर की जो है वो सिंथेसिस उन कंपोनेंट से सिंथेसाइज कर लिया जाता है, रिसाइकलिंग इस तरह से हो जाती है। ठीक है, जैसे एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करने वाला जो एंजाइम है जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मौजूद होता है, दैट इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। ठीक है, जो कि उसकी लोकल कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है कि वो इतने ज़्यादा रैपिड और प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना करें। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी विल बी स्किपिंग दैट। देन वी हैव समेशन। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं अब जो हमारी रह गई थी। तो मैंने आपको बेलमेजेंडीज लॉ बता दिया था, मैंने आपको डेल्स लॉ बता दिया था, सिनेप्टिक डिले का कॉन्सेप्ट बता दिया था, फटीग। इसके बाद वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज फटीग को हम थोड़ा एंड पे डिस्कस करते हैं। पहले हम फैसिलिटेशन और इनहिबिशन डिस्कस करते हैं। फैसिलिटेशन और इनहिबिशन क्या है? फैसिलिटेशन है किसी न्यूरॉन की एक्टिविटी को बढ़ा देना, किसी साइनेप्स की एक्टिविटी को बढ़ा देना। ठीक है, और इनहिबिशन क्या है? उसकी एक्टिविटी को कम कर देना। और ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर तो एक्साइटेटर और इनहिबिटर तो होता ही है, लेकिन उस साइनेप्स पर पर्टिकुलरली कोई और चीज़ आकर एक्ट करे और उसको फैसिलिटेट करे, या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे या कम कर दे, तो उसे हम फैसिलिटेशन और इनहिबिशन में लेंगे। दो तरह की होती हैं दोनों ही। फैसिलिटेशन जो है वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक हो सकती है, पोस्ट साइनेप्टिक हो सकती है, और इनहिबिशन भी प्री साइनेप्टिक भी हो सकती है और पोस्ट साइनेप्टिक भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम पहले फैसिलिटेशन की बात करें तो फैसिलिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्री साइनेप्टिक ही होती है, पोस्ट साइनेप्टिक बहुत कम और इवन नहीं भी होती। ठीक है, तो इसमें प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन किस तरह से होती है? ठीक है, जैसे यहाँ पर इनहिबिशन लिखी हुई है, तो प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन इस तरह से होती है कि हम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पर कोई और न्यूरॉन आकर उसको जो है वो फैसिलिटेट कर रहा हो, उसके साथ साइनेप्स बना रहा हो और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करे ताकि वो ज़्यादा सारे न्यूरोट्रांसमीटर भेजे। ये भी हो सकता है, या कोई कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि कैल्शियम चैनल्स को प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक ओपन करके रखे, ठीक है, लॉन्गर पीरियड तक, तो इस तरह से भी फैसिलिटेशन हो सकती है। सो दिस इज़ प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन। इनहिबिशन में हमारे पास प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक होते हैं। प्री साइनेप्टिक में वही जैसे प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन हो रही थी, कोई और न्यूरॉन आकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर साइनेप्स कर रहा हो और उसे इनहिबिट या फैसिलिटेट कर रहा हो, तो इसी तरह प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन भी होती है। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन की दो टाइप्स होती हैं फर्दर, इट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? बाय रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इनडायरेक्ट कैसे हो सकती है कि अगर अभी अगला न्यूरॉन जो है वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में हो, हाइपर पोलराइज हो ऑलरेडी, और हम नया न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पर बाइंड कर जाए, तो इस तरह से इनहिबिटरी इनहिबिशन होती है। और दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक इनडायरेक्ट इनहिबिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास समेशन है। समेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ इम्पल्सेस एट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल टू अलाउ फॉर थ्रेशोल्ड एट पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, इस तरह से गैदर करना कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए, और एडिशन कहाँ हो रही है? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर, और थ्रेशोल्ड हम रीच कर रहे होंगे टू एट द पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, वी हैव स्पेशल समेशन एंड टेम्पोरल समेशन। कैसे होती है वो? स्पेशल समेशन होती है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके खुद बताऊं, तो ये अगर एक हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो स्पेशल समेशन क्या होगा? एक कोई इतने सारे एंड टर्मिनल्स या इतने सारे न्यूरॉन्स आकर इसको साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशियल समेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम यही टेम्पोरल समेशन की बात करें तो ये अगर हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, टेम्पोरल समेशन में एक ही न्यूरॉन आकर इसको स्टिमुलेट कर रहा होगा, बट वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी से इसको स्टिमुलेट कर रहा होगा, तो इसको हम कहेंगे टेम्पोरल समेशन। तो वो सारे इफेक्ट्स जो हैं वो सम उनका करेंगे तो वो
समेट होकर हमारे पास जो है वो सिंगल न्यूरॉन पर एक्ट करें। सो दिस इज टेम्पोरल समेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इस पूरे पेज पर यही चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया सारा कुछ। उसके बाद है हमारे पास सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। फटीग मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि फटीग क्या होता है कि बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस अकरिंग साइमल्टेनियसली एट द लेवल ऑफ केमिकल साइनैप्स। तो अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन आ रही है और इसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, स्टोर्स है ना न्यूरोट्रांसमीटर के न्यूरॉन के अंदर, तो वो खत्म हो जाएंगे। जब वो स्टोर्स खत्म हो जाएंगे तो अब फर्दर नहीं हो सकता, तो इट इज़ फटीग। इट इज़ इस तरह से जो है वो फर्दर ट्रांसमिट नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना। ठीक है, क्यों? जैसे एपिलेप्सी में अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, अनकंट्रोल्ड सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो फटीग की वजह से वो सिग्नल्स कहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंडली इट मे बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय द न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसकी एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो जाए तो भी फटीग हो सकती है। या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस नहीं हो रही उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से वो यूज़ हो रहा है, तो भी फटीग हो सकता है। तो दीज आर सम कॉजेज ऑफ फटीग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप रीड कर लें, इसमें ये पूरा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस और अल्कलोसिस इन सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अल्कलोसिस ग्रेटली इंक्रीजेस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी एंड एसिडोसिस ग्रेटली डिप्रेसेस न्यूरोनल एक्टिविटी। ये बात आपने याद रखनी है। और इस बात का क्या एप्लीकेशन है कि जो पेशेंट सेरिब्रल एपिलेप्टिक सीजर्स में होता है, ठीक है, यानी सॉरी कि अगर पीएच बढ़ जाएगी, अल्कलोसिस हो जाएगा, तो उससे चूंकि न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो पेशेंट कैन गो इनटू सेरिब्रल एपिलेप्टिक सीजर्स, न्यूरोनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर एसिडोसिस हो रहा है तो न्यूरोनल एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जैसे डायबिटीज़ में कीटो एसिडोसिस हो जाता है या यूरीमिक एसिडोसिस है, तो कोमा में जा सकते हैं क्योंकि न्यूरोनल एक्टिविटी उससे कम हो रही है। ठीक है, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ पीएच। उसके बाद है हाइपोक्सिया का इफेक्ट क्या है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर भी ऑब्वियसली न्यूरॉन की जो हेल्थ है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड से आ रही है ना, विद ऑक्सीजन उसने भी अपने माइटोकॉन्ड्रियाज को रन करना है। तो अगर वो नहीं होगी तो भी न्यूरोनल एक्टिविटी कम हो जाएगी और पेशेंट कैन गो अनकॉन्शियस। थर्डली देर आर मेनी ड्रग्स दैट एक्ट ऑन साइनेप्टिक लेवल्स, और वो ऑल्टर कर देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को। जैसे हमारे पास न्यूस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होती हैं, और वो उसको इनहिबिट कर देंगी, डिग्रेड नहीं होगा न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो कंटिन्यूसली बाइंड करता रहेगा। तो इस तरह से एपिलेप्टिक सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज अनदर ड्रग, ठीक है, जो कि inhibits the action of some normally inhibitory neurotransmitter substances। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव एक्साइटेटरी इंपल्सेस जाती रहेंगी, जिसकी वजह से टॉनिक मसल स्पैज्म हो सकते हैं। सो दैट आर सम इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। एंड डिले का इफेक्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके अलावा एक आईपीएसपी और ईपीएसपी का डिफरेंस था, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 47। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।